Hello students, welcome to Career Forum YouTube channel. Students, in today's video, we are going to discuss one of the most important chapter, or you can say the most important topic, which is now frequently asked in any of the competitive exams. Okay, चाहे वो SBI का एग्जाम हो या IBPS एग्जामिनेशन हो, पर यूजुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में होता है. मैच द कॉलम के क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आते हैं. और स्टूडेंट्स, अगर आपने आज का सेशन अटेंड कर लिया, ये वीडियो देख लिया, तो आई एम गिविंग यू द गारंटी कि आपके 5 से 5 मार्क्स आना पक्के हैं. तो अगर आप 5 मार्क्स गेन करना चाहते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसे शुरू से आखिरी तक देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए. दिस इज बेसिकली द पार्ट 1. हम ऐसे ही और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने बाकी के पार्ट्स में. आज इस सेशन को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि मैच द कॉलम के क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं और हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या मेथड या अप्रोच यूज करना है. अगर मैं आपसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन का जो टाइप है या जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो बेसिकली क्या होता है, आपको 2 कॉलम्स दिए जाते हैं. फाइन, आपको 2 कॉलम्स दिए गए होंगे, एक कॉलम 1 और दूसरा कॉलम 2 होता है. ठीक है, कॉलम 1 में आपको A, B, C इस तरह से 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और कॉलम 2 में आपको A, B, C के बाद D, E, F 3 सेंटेंसेस दिए जाते हैं. एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप A, B, C को D, E, F के साथ मैच करें और फिर जो आपको उसके जस्ट नीचे जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें से जो आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे आपको उसको टिक करना होता है. ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो वो बेसिकली आपको ऑप्शंस कैसे देगा. देखिए, ऑप्शंस की अगर मैं बात करती हूं आपसे, तो हम देखते हैं ऑप्शंस किस तरीके से दिए जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली अगर ऑप्शंस है तो जैसे सपोज उसने मैच करने के लिए आपसे कहा है पहले में कि हमको A का E का पेयर बनाने के लिए कह रहा है. ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या A और E का पेयर बन रहा है. लेट्स से कि उसने एक और ऑप्शन दिया है आपको B और D का भी. ठीक है, B और D का पेयर बनाने के लिए कह रहा है. आपको ये चेक करना होता है कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या वो सेंटेंसेस के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं. तो बेसिकली ये फॉर्मेट है क्वेश्चंस का जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. ठीक है, कई बार इसे मैच द कॉलम कहा जाता है, कई बार इसे मैच द सेंटेंसेस कहा जाता है, पर चाहे किसी भी तरीके से आए, अगर मैचिंग करने के लिए आ रहा है तो आपको करना वही काम है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया. अगर मैं अब मेथड या अप्रोच की बात करूं, ठीक है, बिकॉज बिना मेथड या अप्रोच के आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे. तो अगर मैं मेथड या अप्रोच की बात करती हूं तो जो सबसे पहली चीज है, बेसिकली याद रखिएगा स्टूडेंट्स की जनरली अगर अभी रिसेंट टाइम्स में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो स्टूडेंट्स यूजुअली एग्जामिनर गिव ट्रिकी एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस जस्ट टू टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी. वो आपकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं. इन क्वेश्चंस का जो मतलब सॉल्व करने में जो आपका टाइम कंज्यूम होता है वो वही चाहता है. वो ये क्वेश्चंस आपके लिए एक तरीके से ट्रैप होते हैं, वो आपका टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं और इसी वजह से ये क्वेश्चंस देते हैं. तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए एक स्मार्ट मेथड, एक स्मार्ट अप्रोच यूज करना होता है जिससे कि हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके. अगर मैं अब अप्रोच या मेथड जो आपको बताने जा रही हूं उसकी बात करूं तो सबसे पहली चीज, हम इन क्वेश्चंस में मैचिंग जरूर करेंगे, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को करने के टाइम पे रीडिंग पर खास ध्यान रखना है. ठीक है, आपको सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से रीड करना जरूरी है. रीड करिए. रीड करने के बाद हमेशा से याद रखिए, मैंने बार बार कहा है, हर बार कहती हूं मैं कि रीडिंग करने का पर्पस इसीलिए होता है क्योंकि रीडिंग बिना किए आप सेंटेंसेस को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे. रीडिंग करने के बाद हमें कुछ क्लूज मिलते हैं. ठीक है, उन क्लूज को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है. अगर आप क्लूज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे. तो रीडिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, और अगर दूसरे अप्रोच की बात करूं तो फिर वो जो दूसरा अप्रोच होगा आपका वो है ग्रामर. मतलब अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ग्रामर का क्या रोल है. बिल्कुल है, और ग्रामर जो हम एरर डिटेक्शन में पढ़ते हैं उसी अप्रोच को हमें यहाँ यूज करना है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे. ठीक है,
तो अगर मैं कह रही हूं कि यहाँ हमें ग्रामर का यूज करना है तो उसको किस तरीके से करना है, ये बेसिकली अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा। तो प्लीज आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रीडिंग पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, ज्यादा से ज्यादा चीजें रीड करके आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को डेवलप करिए। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामर रूल्स। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ग्रामर रूल्स को अंडर में एस्टिमेट नहीं करना है, इनफैक्ट ग्रामर रूल्स पर हमें अटेंशन रखना है ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करके 5 आउट ऑफ 5 ले सके। एम आई क्लियर? ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे डायरेक्शन की तरफ। बहुत लंबा चौड़ा सा डायरेक्शन है, स्टूडेंट्स यही देख के पहली बार में घबरा जाते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस जो डायरेक्शन है वो आपसे क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 कॉलम्स आर गिवन। मैंने जो अभी आपसे कहा कि इस क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वहां आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको दिए जाएंगे 3 सेंटेंसेस या 3 फ्रेजेस, ठीक है। जैसा डायरेक्शन आपसे खुद कह रहा है, हमें 3 सेंटेंसेस या फ्रेजेस दिए जाएंगे। इन द फर्स्ट कॉलम सेंटेंस ऑफ फ्रेजेस आर ABC, ए जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, और दूसरे कॉलम में यानी सेकंड कॉलम में भी जो सेंटेंसेस या फ्रेजेस होंगे हम उन्हें DEF से मार्क करते हैं या लेबल करते हैं। क्लियर? ए सेंटेंस जो होगा फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम मे और मे नॉट कनेक्ट विद अनदर फ्रेज फ्रॉम द सेकंड कॉलम टू मेक ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्सचुअली करेक्ट। आपको ये देखना है कि ABC और DEF किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि सारे कनेक्शंस आ रहे हो आपके सामने, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए का कनेक्शन ए जो है वो ई के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, पर बी डी के साथ नहीं हो रहा है और ऑप्शन में दिया है। तो ऐसे केसेस में हमें उन ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना पड़ता है। तो याद रखिए, किसी भी क्वेश्चंस में अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो होता है, अगर मैं बात करूं तो वो होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन जो मेथड है वो आपको एक्यूरेसी देगा। आप इस एलिमिनेशन जो हमारा मेथड है इसके हेल्प से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एलिमिनेशन के हेल्प से हम बहुत इजीली अपनी एक्यूरेसी को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शंस। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए गए होंगे, 4 ऑफ विच डिस्प्ले द सीक्वेंसेस इन विच द सेंटेंसेस और फ्रेजेस कैन बी जॉइंड। जिसमें से ऊपर के जो 4 ऑप्शंस होंगे वो आपको कनेक्शंस दिखाते हैं कि या तो उनमें से कोई एक सीक्वेंस फॉर्म करेगा ग्रामेटिकली और कंटेक्सचुअली। अगर इफ नन ऑफ द ऑप्शंस गिवन फॉर्म्स अ करेक्ट सेंटेंस, अगर दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी अगर करेक्ट सीक्वेंस या सेंटेंस फॉर्म नहीं करता है तो हमें वहां पर ई को मार्क करना होगा, जिसे आप कहते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है। या तो ये ABCD के फॉर्म में दिया जा सकता है या 1 2 3 4 के फॉर्म में, पर हम फिर ई ऑप्शन को यानी कि 5th ऑप्शन को मार्क करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली ये हमारा डायरेक्शन है, इसी के बेस पे हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम 1, कॉलम 2, 2 कॉलम है आपके पास। नेक्स्ट टू कॉलम आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। 5th ऑप्शन जैसा मैंने अभी आपसे कहा नन ऑफ दीज होगा, तो आपको नन ऑफ दीज चूज करना है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी सेट जो है वो कॉन्टेक्सचुअली या ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो अब देखते हैं कि हमें इन्हें सॉल्व कैसे करना है। हमें पहले करना क्या है, हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे और रीड करके एक थीम, एक आइडिया डिटेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर पहला सेंटेंस आप रीड कर रहे हो, क्या लिखा है? फ्रीलांसिंग इज एन अट्रैक्टिव प्रोफेशन नाउ। ओके, पहले ही सेंटेंस में कह रहा है कि फ्रीलांसिंग जो है वो एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन है। अब मुझे जो क्लू लेना है वो इस अट्रैक्टिव का लेना है। अट्रैक्टिव है तो क्यों है? यहां हम बाजू के सेंटेंसेस में पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, तो अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इससे ए का डी से कोई पैर नहीं बनता। फिर हम बात करते हैं दो इट इज कॉस्टिंग अ लॉट इन मार्केटिंग। दो लिखने के बाद ही बावजूद कह रहा है, इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी है। जबकि यहां हमें अट्रैक्टिव प्रोफेशन कहा है तो कुछ सिमिलर या कुछ सपोर्टिव चाहिए। अब हम एफ ऑप्शन को पढ़ते हैं। एफ ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? विथ लॉट ऑफ वेबसाइट्स ऑफरिंग डिसेंट पेमेंट्स। तो अट्रैक्टिवनेस किस वजह से है? क्योंकि डिसेंट पेमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। यानी कि जो एक पैर मेरा बना वो कौन सा बना? ए और एफ का। अब मैं आपको बता रही हूं कि हमें ऑप्शंस को किस तरीके से चूज करना होता है। हम ऑप्शंस पे जाएंगे। अब आप ऑप्शंस में देखोगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए एफ की बात की गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है।
क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में AF तो कहीं दिया ही नहीं है। पॉसिबिलिटी है थर्ड की और फोर्थ की, पर फोर्थ में और भी ऑप्शन दिए हैं, तो हम पहले थर्ड के ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है सीई को जरा मैच करके देखते हैं। द न्यू स्कीम ऑफ द बैंक इज पेइंग डिविडेंड्स। न्यू स्कीम की बात की जा रही है जो बैंक अपने डिविडेंड्स को पे कर रहा है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि जो सी का पेयर है वो क्या ई से आ रहा है, दो इट इज कॉस्टिंग अ लॉट इन मार्केटिंग। न्यू स्कीम तो जरूर है, ठीक है। अब यहाँ पे सीई का पेयर दिया हुआ है और नीचे वाले जो ऑप्शन है उसमें सीडी का दिया है, डी को भी चेक कर लेते हैं। द न्यू स्कीम ऑफ द बैंकिंग इज पेइंग डिविडेंड, इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं से भी इस पॉसिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं आ रही है। हम यहाँ जिस न्यू स्कीम की, जिस आइडिया की बात कर रहे हैं सी में, वो कहाँ दिया हुआ है आपको, दो इट इज कॉस्टिंग अ लॉट इन मार्केटिंग। आप न्यू स्कीम के तहत बैंक्स जो है वो डिविडेंड्स को पे कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है। तो ये सेंटेंस यानी कि सी और ई का भी पेयर हमारा बन जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक तो पेयर हमारा ए और एफ का बना, ठीक है, एक पेयर ये बन गया, और दूसरा पेयर हमारा किसका बन रहा है, सी और ई का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दो हमें ऑप्शंस मिल गए हैं, एक हो गया ए एफ और दूसरा सीई। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इस बात को क्लियरली डिनोट कर रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, तीसरा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ये है हमारा करेक्ट आंसर। Am I clear? बाकी के ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया। हमने क्या किया, क्या अप्रोच यूज किया, हमने रीडिंग की, रीड करने के बाद एक क्लू वर्ड आइडेंटिफाई किया और उसी क्लू से दूसरे सेंटेंसेस को लिंक करने की कोशिश की। जब आप लिंक करोगे तो ग्रामेटिकल कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखते हुए जब आप कॉन्टेक्स्ट चेक करेंगे तो वो आराम से अरेंज हो जाएंगे अगर उनका पेयर बन रहा है, और फिर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इजिली चेक करके करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो पहला कॉलम और फर्स्ट सेंटेंस आपसे कह रहा है द डिमाइज यानी डेथ ऑफ द पॉलिटिकल लीडर लास्ट नाइट। ओके, लास्ट नाइट किसी पॉलिटिकल लीडर का डिमाइज यानी डेथ हो गई। अब डेथ होने का रिलेशन हमें देखना है। ये डिमाइज ऑफ पॉलिटिकल लीडर यही है इस सेंटेंस का क्लू। डिमाइज की बात कर रहे हैं, वो भी किसकी, पॉलिटिकल लीडर की, ठीक है। अब आपको इससे रिलेशन ढूंढना है, तो पहला डी ऑप्शन चेक करते हैं। ए के साथ हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ए का एक का ऑप्शन दे रहा है एफ का, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है ए का ई के साथ। चलिए चेक कर लेते हैं। ए ई के दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वन में भी अगर हम चेक कर ले पहले ही तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो पहला कह रहा है द डिमाइज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर लास्ट नाइट लेफ्ट अ वॉइड इन द स्टेट दो देयर आर मेनी टू स्टेप इन। ओके, तो सेंटेंस कह रहा है लेफ्ट यानी कि उसकी मौत के बाद स्टेट में एक वॉइड मीन्स एम्प्टीनेस, खालीपन, एक खालीपन आ गया है, जबकि बहुत सारे लोग उसकी गद्दी को या यूं कह लीजिए कि उसकी पोजीशन को हड़पने के लिए या स्टेप इन करने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो रिलेशन बना डिमाइज का, वो क्या, डिमाइज से हम क्या रिलेशन ले रहे हैं कि उसकी डिमाइज की वजह से वहां एक खालीपन है। तो ए ई का पेयर तो ऑफ कोर्स बन रहा है। अब हमारे पास आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये नहीं है, सॉरी दिस इज AF, तो AF का तो पेयर ही नहीं बन रहा था। अगर हम चेक भी करना चाहे द मॉडिफाइड वर्जन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, ये कहीं से भी कहीं कोई रिलेशन ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा जो सेकंड वाला था ये बिल्कुल निकल गया। आप सेकंड को तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक वन और एक थर्ड। अब हमें चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो पहले हम CD1 वाले ऑप्शन को देखते हैं, CD का क्या कुछ पेयर बन रहा है। पुलिस आर वेरी इनइफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम विथ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन। एक तो आप इनइफेक्टिव की बात कर रहे हो और फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट टाइमर्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। किस चीज में, कुछ मेंशन नहीं है, कहीं से भी आइडिया जो है वो रिलेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि सी और डी का पेयर तो नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन भी जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है यहाँ, ये जो पहला ऑप्शन था ये हो गया गलत। ओके, अब हम देखते हैं BD का ऑप्शन बन रहा है या नहीं। तो बी आपसे क्या कह रहा है, द एंटरप्रेन्योरशिप फीवर इज हिट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप अभी बहुत ज्यादा हिट है। क्यों हिट है? डी कह रहा है विद अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स, क्योंकि जो एकदम नेव या इमेच्योर लोग हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हिट ही इसीलिए है क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर्स है वो इसमें अपना कीन इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली बी और डी का पेयर बन रहा है। तो हम यहां भी अगर देखते हैं तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो 3।
तो आपको ए, ई और बी, डी का ऑप्शन मिल गया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही चेक करके क्लियर कर लिया कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए, ई और बी, डी का है। क्लियर? फाइन, मूव करते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? इन दिस डिजिटल एज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव। ओके, अब हमें कहा है इस डिजिटल एज में इट इज इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट है होना हमारे पास, तो हमें क्या होने की बात की जा रही है? हमें ए का रिलेशन चेक करना है। पहले हम ऑप्शंस पे जाते हैं, हमको क्या क्या दिया जा रहा है। ए के साथ डी का पेयर भी बनाया जा रहा है। ओके, पहले क्वेश्चन में पहले ऑप्शन में ए डी का पेयर बना है, ठीक है, दूसरे में ए ई का पेयर बना है और तीसरे में ए एफ का पेयर बना है। हम सारे को एक बार चेक कर लेते हैं। इन दिस डिजिटल एज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव, क्या होने की जरूरत है ये हमें देखना है, ठीक है। तो वंस द पेपर्स आर चेक्ड बाय द एक्सपर्ट्स, डिजिटल एज का वंस द पेपर चेक्ड बाय एक्सपर्ट का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एडी ऑप्शन इज रॉन्ग। हमें एडी को अब रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडी का जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। फिर एई को चेक करते हैं। इन दिस डिजिटल एज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव योर प्रेजेंट इन डिजिटल स्पेस टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। इट इज इन दिस डिजिटल एज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव योर प्रेजेंस होता है, योर प्रेजेंट नहीं होगा। इट सीम्स टू बी करेक्ट, लेकिन याद रखिए ग्रामेटिकली हमें सेंटेंस का कॉम्पोजिशन भी चेक करना है। योर प्रेजेंट कुछ नहीं हो सकता। ये वर्ड सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल स्पेस टू इंक्रीज योर रेवेन्यू ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन इस वर्ड की वजह से, इस वर्ड प्रेजेंट की वजह से ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो गया, यानी कि रिलेशन जो है हम नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये भी क्लियर है कि ए और ई का भी पेयर नहीं बनेगा। क्लियर? ये भी रॉन्ग, आपको ये ध्यान में रखना था, ठीक है। अब हम ए एफ को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ए एफ कह रहा है। इन दिस डिजिटल एज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव but they are very narrow minded. Who are narrow minded? Nothing mentioned in the A sentence. तो ये भी बिल्कुल गलत, यानी कि A of F का ऑप्शन भी नहीं बन रहा। अब हमने तो 3 ऑप्शन यहाँ से ऑलरेडी निकाल दिए, अब एक बच रहा है आपके पास, 2 ऑप्शन अब आपके पास रहते हैं, या तो none of the above होगा या फोर्थ वाला। फोर्थ चेक करते हैं, CD का क्या कुछ रिलेशन आ रहा है। अपलोडिंग ऑफ द आंसर कीज, ओके, आंसर कीज की बात हुई है, विल टेक प्लेस वंस द पेपर आर चेक्ड बाय द एक्सपर्ट। यस ऑफ कोर्स, यानी कि अपलोडिंग कब होगी आंसर की इसकी? जब पेपर्स जो है वो एक्सपर्ट चेक कर लेंगे तब। इसका मतलब 100% जो हमारा ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड हो गया? सीडी से। अब मुझे बीएफ रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीएफ ऑफ कोर्स होगा ही, ठीक है। एम आई क्लियर? तो इसी तरीके से जब आप सेंटेंसेस में वर्ड्स का क्लू निकाल कर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप बहुत इजीली सेंटेंसेस में जो कॉलम्स है उनको मैच करते जाएंगे और इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। फाइन, हम मूव करते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is the world's first hydrogen train is entering. Okay, हम एक ऑप्शंस के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, 3 ऑप्शंस हैं और तीनों में हमें क्या मिल रहा है? हमें दिया गया एई और यहाँ नीचे भी आप देख रहे हो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में भी दिया गया है एई, ठीक है। तो पहले एई को ही चेक कर लेते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन एंटरिंग, कहाँ पे एंटर कर रहा है? इनटू कमर्शियल सर्विस। 100% करेक्ट। कहां पे एंटर कर रहा है? इनटू कमर्शियल सर्विस एंड इज रेडी फॉर सीरियल प्रोडक्शन। तो जो हाइड्रोजन ट्रेन की बात हम कर रहे हैं वो किस में एंटर कर रहा है? इन कमर्शियल, इनटू कमर्शियल सर्विस, और उसकी जो सीरियल प्रोडक्शन है उसके लिए भी वो रेडी है। तो यानी कि ए ई का पेयर तो बनता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शंस में ए ई का पेयर बन रहा है। अब हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें जो और कॉमन मिल सके। अब आप देखिए बीएफ का भी पेयर बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड में भी बीएफ दिया हुआ है और फोर्थ में भी दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आप निकाल सकते हो क्योंकि इसमें सीडी दिया था और सीडी का फिलहाल कोई रिलेशन यहाँ पे अभी नहीं दिया हुआ है। हम सीडी को अभी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट हमें एई चाहिए था जो थर्ड में नहीं है, इसलिए आप उसको हटा देंगे। अब हम पहले चेक कर लेते हैं 2 और 4 में से कोई एक आंसर हमारा हो सकता है, तो फिर हम चेक करते हैं बीएफ को। चलिए चेक करिए। हाइड्रोजन ट्रेन्स आर इक्विप्ड विथ, आपसे कहा जा रहा है हाइड्रोजन ट्रेन्स आर, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रेन्स आर इक्विप्ड विथ, किससे इक्विप्ड है? इक्विप्ड विथ फ्यूल सेल्स दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये बिल्कुल हमें सही लग रहा है देखने में, ठीक है। बी और एफ हमें सही लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूं कि कितना बड़ा ब्लंडर है इस सेंटेंस में। बीएफ में देखिए
यहाँ ट्रेन्स दिया है आपको, हाइड्रोजन ट्रेन्स, बी सेंटेंस जो है हमारा, इसमें हमें ट्रेन्स लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है। यहाँ जो एफ सेंटेंस है वो आपसे क्या कह रहा है, दैट प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस इज सिंगुलर वर्ब और नॉट, ये सिंगुलर वर्ब होता है क्या, ट्रेन्स के साथ हम इसको मैच कर सकते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी एफ का ऑप्शन रॉन्ग हो गया, जो सही लग रहा था वो गलत है, क्योंकि प्रोड्यूसेस सिंगुलर वर्ब है और हाइड्रोजन ट्रेन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब ही आ सकता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी एफ का ऑप्शन गलत हो गया। अब बी एफ गलत होने की वजह से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप बात करोगे फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत। तो अब आपको क्या मिल गया कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है, क्योंकि यहां भी बी एफ था, ये भी गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका। अब एक ऑप्शन आपके पास बच गया ए ई, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, ए ई। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। ओके, अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द लास्ट क्वेश्चन इज द बैंक मर्जर प्रपोजल इज स्टिल पेंडिंग। ओके, कह रहा है कि बैंक प्रपोजल जो है वो स्टिल पेंडिंग है, मर्जर जो है प्रपोजल स्टिल पेंडिंग। क्यों पेंडिंग है, अब इसके लिए हम पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। ए के लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए, ए ई का और ए एफ का, दोनों चेक कर लेते हैं। पहले हम ए एफ को चेक कर लेते हैं, क्योंकि दो ऑप्शंस ए एफ के दे रहे हैं हमको। चलिए चेक करिए, एफ में क्या बोल रहा है, द बैंक मर्जर प्रपोजल इज स्टिल पेंडिंग, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ रिक्वायर्ड। कहीं से भी क्या बैंक मर्जर और इस डिसबिलीफ का या सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का कोई रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए एफ का जो पेयर था, जहां पे भी ए एफ का पेयर है, वो क्या हो गया, वो ऑप्शंस ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया और ये जो हमारा ऑप्शन था ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब हम ए चेक करते हैं। ए क्या कह रहा है आपसे, द बैंक मर्जर प्रपोजल इज स्टिल पेंडिंग विथ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड इट। क्यों प्रपोजल पेंडिंग है, क्योंकि उसको लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। सीम्स करेक्ट, सही लग रहा है, तो हम इसको रखते हैं। ठीक है, ये हमें कुछ हद तक अभी सही लग रहा है। अब हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है सीडी, सीडी भी चेक करिए। द एडवेंट ऑफ नेट बैंकिंग, द एडवेंट ऑफ नेट बैंकिंग इज ब्रिंगिंग विथ इट अ लॉट ऑफ थ्रेट्स टू द पर्सनल स्पेस। क्या कह रहा है आपसे कि हम जब नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, आजकल आप देख रहे हो कि हर कोई नेट बैंकिंग कर रहा है, तो नेट बैंकिंग के जहां कुछ फायदे हैं वहीं इसके कुछ थ्रेट्स भी हैं। यही बात ये कह रहा है, द एडवेंट ऑफ नेट बैंकिंग इज ब्रिंगिंग विथ, वो अपने साथ फायदे के साथ और क्या लेके आ रहा है, ऊपर सेंटेंस में क्या कह रहा है आपसे, विथ लॉट ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, इसका मतलब सी और डी का पेयर बन रहा है, कहीं और सी और डी का पेयर नहीं दिया हुआ है सिवाय ऑप्शन 2 के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए ई और सी डी। एम आई क्लियर? तो आपको सिर्फ क्या करना है, ए ई और सी डी पे टिक कर देना, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो गया, सेकंड वाला। क्लियर? तो जब आप क्लूज निकाल के सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और हम इसी तरीके से फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में मैच द कॉलम पार्ट 2 के साथ विद सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। फाइन, ओके, थैंक यू।